Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कुछ फ्रेजेस और वोकैबुलरी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भी मैंने बहुत मेहनत की है। देखिए, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि बाय वे ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल, मैं जूम मीटिंग के माध्यम से पढ़ाता हूं, यानी मैं जूम मीटिंग का इस्तेमाल करके उसके जरिए पढ़ाता हूं। इसे कह सकते हैं आई टीच बाय वे ऑफ जूम मीटिंग्स। सो बाय वे का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, यानी किसी का यूज करते हुए। तो एक तो बाय वे ऑफ का ये मीनिंग हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे जन्मदिन के तोहफे के रूप में एक लैपटॉप दिया। उसने मुझे एक लैपटॉप दिया, और कैसे? एक जन्मदिन के तोहफे के रूप में, एक मुझे तोहफे के रूप में मुझे उसने लैपटॉप दिया। ही गेव मी अ लैपटॉप बाय वे ऑफ अ बर्थडे प्रेजेंट। बाय वे ऑफ अ बर्थडे प्रेजेंट, यानी बर्थडे प्रेजेंट के रूप में। यहां पर बाय वे ऑफ का इस तरीके से यूज हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं कानपुर से होते हुए आ रहा हूं। जब हम कहना चाहते हैं कि हम किसी चीज से होते हुए, कहीं से गुजरते हुए कहीं पर जा रहे हैं, तो हम कहते हैं आई एम कमिंग बाय वे ऑफ कानपुर। आई एम कमिंग बाय वे ऑफ कानपुर। तो कानपुर एक प्लेस है। मेरा कहने का मतलब है, जब मैं रास्ते में आ रहा हूं तो मेरे रास्ते में कानपुर पड़ रहा है। सो आई एम कमिंग बाय वे ऑफ कानपुर। इसको आप वाया लगा के भी कह सकते हैं, आई एम कमिंग वाया कानपुर, यानी मैं कानपुर से होते हुए आ रहा हूं। I hope you have understood this phrase very well and you will be able to use this phrase in your sentences whenever you need. अब किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा कि I agree लेकिन I am tired, I tired क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए, इसका मैं आंसर देता हूं, आप सबके लिए बहुत यूजफुल है ये। देखिए, यहां पर एक बात तो आप पहले समझ लीजिए, आई टायर्ड कोई गलत सेंटेंस नहीं है। हम आई टायर्ड भी बोल सकते हैं। बात बस ऐसी है कि ये बहुत कॉमन नहीं है। हम बोलते हैं आई एम टायर्ड। देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी। इसका मतलब मैं गुस्से में हूं, मैं खुश हूं। तो एंग्री और हैप्पी यहां पर एडजेक्टिव्स हैं। वैसे ही मैं सहमत हूं, जब मैंने कहा मैं गुस्से में हूं तो सेंटेंस बना आई एम एंग्री। अगर मैंने कहा मैं खुश हूं तो सेंटेंस बना आई एम हैप्पी। तो अब हमें लगता है मैं सहमत हूं का बनना चाहिए आई एम एग्री, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें बोलना है आई अग्री। अब ऐसा क्यों होता है? यहां पर यह तरीका गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि इंग्लिश में अग्री एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव नहीं है। अग्री होने का मतलब होता है टू हैव द सेम ओपिनियन, किसी से मिलता जुलता ओपिनियन होना। हैव द सेम ओपिनियन यानी एक वर्ब की तरह ये काम करता है। और एम के बाद वर्ब ऐसे कैसे आ सकता है? एम के बाद जब वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से इसको नहीं बोल सकते हैं। आई एम अग्री नहीं बोल सकते हैं, आई अग्री बोलना पड़ेगा, क्योंकि अग्री एक वर्ब है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। अब देखिए, आई टायर्ड को समझिए आप। अगर मैंने कहा ही अनॉयड मी, यानी उसने मुझे नाराज कर दिया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अनॉय एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? आई एम अनॉयड, मैं अनॉयड हूं। तो यहां पर आप समझिए, ये जो अनॉय है, ये एक्चुअली में अनॉय मतलब नाराज करना या गुस्सा दिलाना होता है। अनॉय, अनॉयड, अनॉयड, ये उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे कि यहां पर कर रहा है आई एम अनॉयड, मैं अनॉयड हूं, किसी ने मुझे अनॉय किया। ठीक उसी तरह ही कंफ्यूज्ड मी, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, अब मैं कैसा हूं? आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक उसी तरीके से रनिंग टायर्ड मी, यानी भागने ने मुझे थका दिया, यानी मैं भागा था, भागने से मैं थक गया। द प्रोसेस ऑफ रनिंग टायर्ड मी, रनिंग टायर्ड मी। अब इसके बाद इफेक्ट क्या हुआ? आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। तो ये भी टायर की थर्ड फॉर्म है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। लेकिन आपको बता दूं, टायर का मतलब किसी को थकाना भी होता है और थकना भी होता है। तो अगर मैं कहूं आई टायर्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद मैं थक गया, तो ये सेंटेंस भी पूरे तरीके से सही है, क्योंकि टायर का मतलब किसी को थकाना ही नहीं बल्कि थकना भी होता है। हम ये बोल सकते हैं दिस जॉब इज टायरिंग, ये जॉब बहुत थकाने वाली है। मैं कह सकता हूं आई टायर्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर के बाद मैं थक गया। या फिर आई गॉट टायर्ड, जब हम बोलेंगे आई गॉट टायर्ड, वहां पर टायर्ड एक एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन यहां पर जो टायर्ड है ये टायर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैं थक गया। तो टायर का मतलब थकना और थका देना दोनों ही तरीके से यूज हो सकता है। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसका बर्ताव मेरी समझ से बाहर है। हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड मतलब एकदम पार है,
कुछ चोरों ने उसका घर छान मारा है, खंगाल डाला है, मतलब घर में सब कुछ बिखेर दिया है, इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं, खंगाल डाला है। Some thieves have ransacked his house. Some thieves have ransacked his house. So ransack करने का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढने के चक्कर में या कुछ भी ऐसी वजह से किसी जगह का एकदम सिस्टम ही खराब कर देना, सब कुछ बिखेर देना, इधर उधर खंगाल डालना, सब कुछ छान मारना। और एग्जाम्पल, किसी ने इस कमरे को छान मारा है। Someone has ransacked this room. किसी ने इस रूम को ransack कर दिया है। ransack करने का मतलब छान मारा है, सब कुछ बिखेर दिया है। जैसे उसने पूरी अलमारी को छान मारा पहनने के कपड़े ढूंढने के लिए। कपड़े ढूंढ रही थी वो, क्या पहनूं, पूरी अलमारी खराब कर दी, कपड़े वपड़े सब बिखेर दिए। She ransacked the cupboard for something to wear. She ransacked the cupboard, यानी उसने कबर्ड को ransack कर दिया for something to wear, यानी कुछ पहनने के लिए वो ढूंढ रही थी, तो उसने पूरी कबर्ड को ransack कर दिया। सो ransack करने का मतलब छान मारा, पूरा खराब कर दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी वर्ड्स और फ्रेजेस बताता हूँ आप उन्हें बेझिझक बड़े अच्छे से अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं और मैं बाबा आदम के जमाने की आपको कोई चीज नहीं बताता। जो प्रचलन में है, लोग जैसे बोलते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। बड़ी मेहनत से मैं एक एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आपको वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। वो किसी तरह डगमगाते हुए घर पहुंच गया। इसे कहना चाहूं तो कह सकते हैं ही मैनेज्ड टू स्टैगर होम। सो स्टैगर का एक मीनिंग इस तरीके से होता है डगमगाना, लड़खड़ाना। तो यहाँ पर डगमगाना और पहुंच जाना, आपको पता है कि पहुंचने को रीच बोलते हैं, तो यहाँ पर रीच वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा ही मैनेज्ड टू स्टैगर होम, यानी वो घर तक स्टैगर करते करते चला गया। यहाँ पर पहुंचने के लिए अलग से अराइव लगाने की जरूरत नहीं है, उसी में आ गया वो। जैसे वो लड़खड़ाया और गिर गया, ही स्टैगर्ड एंड फेल। He staggered and fell down भी आप कह सकते हैं, यानी वो लड़खड़ाया और फिर नीचे गिर गया। उसके जवाब से मुझे धक्का सा लगा मतलब मैं विचलित हो गया, मैं एकदम शॉक्ड रह गया उसके जवाब को सुनकर। His answer staggered me, यानी उसके आंसर ने मुझे स्टैगर कर दिया, मुझे एकदम धक्का सा लगा उसके आंसर से। सो स्टैगर का किस किस तरह से यूज कर सकते हैं मैंने आपको बताया। इस फोन की आजकल बहुत मांग है। दिस इज अ मच सॉट आफ्टर फोन these days. So if something is sought after, that means it is highly desirable and people want to have it. कोई चीज sought after है मतलब उसकी मांग है बहुत। एक्चुअली में जो सॉर्ट है ना, ये सीक की थर्ड फॉर्म होता है, और सीक मतलब ढूंढना होता है। जैसे आपने सुना होगा ना हाइड एंड सीक का गेम, उसमें मतलब हाइड मतलब छुपना, सीक मतलब ढूंढना। सीक की थर्ड फॉर्म सॉर्ट, यानी इसको बहुत ज्यादा ढूंढा जाता है, यानी इसकी बहुत तलाश होती है, बहुत मांग है इस फोन की। दिस इज अ मच सॉट आफ्टर फोन दीज डेज। मोर एग्जाम्पल्स, वो एक्ट्रेस बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रिय यानी कि अगर हमें कहना होता है कि कोई पर्सन की बहुत डिमांड है, कोई पर्सन बहुत डिजायरेबल है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो उसके लिए भी हम सॉट आफ्टर कहते हैं। शी इज अ मच सॉट आफ्टर एक्ट्रेस, यानी एक बहुत सॉट आफ्टर एक्ट्रेस है वो, यानी उसकी बहुत मांग है, वो लोकप्रिय है, लोगों को बहुत पसंद है। जैसे दिस इज द मोस्ट सॉट आफ्टर सॉल्ट, यानी इस नमक की सबसे ज्यादा मांग है। तो यहां पर मैंने मोस्ट लगा दिया। मोस्ट का मतलब द मोस्ट सॉट आफ्टर सॉल्ट, यानी सबसे ज्यादा मांग इसी नमक की है। दिस इज द मोस्ट सॉट आफ्टर सॉल्ट। तो अब आप समझ गए होंगे सॉट आफ्टर को कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। वो थोड़ी लालची लगती है। She seems a bit greedy. यहाँ पर आप bit भी बोल सकते हैं या फिर a little भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्लैश लगाया है। She seems a bit greedy. She seems a little greedy. Little, a bit दोनों का एक ही मतलब होता है, a bit या फिर a little, यानी थोड़ी सी ग्रीडी लगती है, लालची लगती है। seem मतलब लगना होता है। ये स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेट बताता है, तो इसमें हम she is seeming greedy नहीं बोल सकते हैं। वो थोड़ा थका हुआ लगता है। He seems a bit tired या फिर he seems a little tired। क्या थोड़ा उधर हो सकते हो? जैसे हम बैठे हैं कहीं पर, हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा उधर हो जाओ, मुझे थोड़ी और जगह मिल जाए, तो इंग्लिश में हम नेचुरली ऐसे बोल देते हैं कैन यू मूव अ बिट, कैन यू मूव अ लिटल। तो हिंदी में तो हम कह रहे हैं थोड़ा उधर हो सकते हो। अब जरूरी नहीं हम यहाँ पर देयर बोलेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में जब हम कहते हैं कैन यू मूव अ बिट, कैन यू मूव अ लिटल, इसका मतलब यही होता है कि थोड़ा सा हिल के थोड़ा उधर हो जाओ, साइड में हो जाओ। कैन यू मूव अ बिट, कैन यू मूव अ लिटल। फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि एक ही बात को कहने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। लैंग्वेजेस में बहुत वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप से एक एक बात को कहा जा सकता है। तो हो सकता है जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अलावा आपके मन में कोई तरीका हो
और आप शायद फिर कंफ्यूज्ड हो जाएं कि ये क्या, मैंने तो ये सोचा था और ये हुआ। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपका तरीका भी सही हो। तो आपको समझना है ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में वेराइटीज होती हैं, अलग अलग तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। बस हमें लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। He has started revealing his true colors. He has started revealing his true colors. यानी किसी चीज को रिवील करने का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को दिखाना जो पहले से छुपी हुई थी, तो उसने अब रिवील करना शुरू कर दिया है। और कलर्स की स्पेलिंग को आप देखिए, आप यहाँ पर से यू को हटा भी सकते हैं क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से COLOR होती है उसकी स्पेलिंग, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से COLOUR होती है। मैंने उसकी एक झलक देखी थी, इसे कैसे कहेंगे? आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर, या फिर आई कॉट साइट ऑफ हर। मोर नेचुरली आई कॉट साइट ऑफ हर बोला जाता है। जैसे कि जब वो ड्राइव कर रही थी ना, तो मुझे वो दिख गई थी। व्हेन शी वॉज ड्राइविंग आई कॉट साइट ऑफ हर, मुझे वो दुकान जाती हुई दिख गई थी। आई कॉट साइट ऑफ हर व्हेन शी वॉज गोइंग टू द शॉप। तो कॉट साइट ऑफ समबडी का यूज मोर नेचुरली किया जाता है। जाहिर है आप ऐसे तो बोल ही सकते हैं, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर, यानी मैंने उसे बस एक झलक देखा था। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना चाहते हैं, नए से नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं, तो इंतजार किस बात का यार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।